आज उनका मंच मैंने आज ही देखा, सुंदर मंच था। एक तरफ हनुमान जी गदा पकड़ा रहे थे और एक तरफ जो है श्री राम वो लेके खड़े थे धनुष बाण। तो मुझे एहसास हुआ कि काशीराम साहब अगर देखते आज तो खूब रो रहे होते, चिल्ला रहे होते। लेकिन वोट के लिए तो करना पड़ेगा, मोदी ने तो पैर धो दिए थे। क्या उन्होंने अपने सिद्धांत छोड़े? युवाओं के बीच से ही बीएसपी से आकाश आनंद एक निकल के आ रहे हैं। युवाओं के बीच बीच से कोई निकल के नहीं आ रहा है, अपने घर से निकल के आ रहा है और घर से ऑफिस तक आ रहा है। बाबा साहब का एक सिद्धांत था कि अब राजा जो है वो रानी के पेट से तैयार नहीं हुआ। अब तो दोबारा से उन्होंने सारे सिद्धांत बदल दिए। धमकी दी आपके ट्वीट पे कि जो है किसी के बहकावे में ना आए, संपत्ति जब्त कर लेंगे। वैसे धमकी वमकी से नहीं डरता, मुख्यमंत्री मुझे जानते हैं। मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने एनएस से झेलिए 11 महीने, तो 16 महीने जेल में रहा। जेल से ज़्यादा वो कुछ कत्ल ही तो करवा सकते हैं। दोस्तों, द न्यूज़ वीक के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मेरे पीछे आप चेहरा देखकर समझ गए होंगे कि आज कौन मेहमान है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अभी यूपी चुनाव में 5-6 महीने बचे हैं, कभी घोषणा हो जाएगी चुनाव की, उसकी फुल तैयारी में लगे हुए हैं। हाल ही में साइकिल यात्रा भी संपन्न की है। तो यूपी चुनाव से जुड़े हुए कुछ ज़रूरी सवाल लेंगे, सियासत पर, रणनीति पर। बहुत बहुत स्वागत है आज़ाद भाई आपका। जय भीम, धन्यवाद जी। तो मुझे ये बताइए, अभी साइकिल यात्रा निकाली मान्यवर काशीराम साहब के रास्ते पे आप चले, जैसे वो साइकिल गांव-गांव लेकर गए थे, तो आपकी साइकिल कहाँ तक पहुंची? क्या लोगों के दिल छू पाई? पहली एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, साथी मीडिया जो है, जो बहुजन मीडिया, जो लोग काम कर रहे हैं, जो उनको दिखाने काम, वो चीफ ना कहें भीम आर्मी चीफ, जैसे बहुत कोई बहुत बड़ा आदमी हो गया। नहीं, हम सब लोग वर्कर हैं मान्यवर काशीराम साहब के, बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन के, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ कोई चीफ वीफ नहीं, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी एक कार्यकर्ता, हम सब लोग इक्वल है। कोई कम मेहनत करता है, कोई ज़्यादा मेहनत करता है। दिल पे भी असर किया है साइकिल यात्रा ने, और उत्तर प्रदेश की जनता ने वो मेहनत भी देखी है। और वो मेहनत का दिल का असर मैं बता देता हूँ कि उस मेहनत को देख के छत्तीसगढ़ में रहने वाली टीम को लगा कि हमको साइकिल यात्रा करनी चाहिए, उत्तराखंड वाली टीम को लगा कि हमको भी करनी चाहिए, पंजाब की टीम को लगा, हरियाणा की टीम को हमको भी करना चाहिए। मैंने 6-7 जगह कहा कि भाई आपको किसने कहा अपने यहाँ कराने को? तो कह रहे कि हमने देखा कि पसीने में किस तरह हमारे जो साथी हैं वो मेहनत कर रहे हैं, बारिश आ रही है, कच्चे रास्ते हैं, रात को रुक रुक के लोगों को गांव-गांव में तैयार कर रहे हैं। तो हमें भी के काम कल अपने यहाँ करना, आंदोलन हमें भी मजबूत करना, तो वो हम लोग भी करने लगे। तो इससे पता लगता है कि समाज में एक जिस आइडिया के साथ वो साइकिल यात्रा मैं लेके आया था, वो आइडिया था माननीय काशीराम साहब का, कार्यकर्ता तैयार करने का, पार्टी के जो है ना कैडराइज वर्कर तैयार करने का, जो अनुशासन में रहे। महत्वपूर्ण होता है सहयोग की भावना। जब आप इतने लोग 40-50 लोग गांव-गांव में रात को रुकते हैं, किस तरह से अपना एडजस्टमेंट करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। कभी आपके पास खाने को कम चीज़ें होती हैं, कभी जो है कपड़े पहनने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत पड़ जाती है, कभी रास्तों में एक दूसरे की मदद करनी पड़ती। तो एक सहयोग की भावना किसी भी संगठन पार्टी में होनी चाहिए। एक भाईचारा बने और एक अनुशासन बने, समय पर उठना, समय पर अपने काम को फॉलो करना, इसलिए। और एक ईमानदार वर्कर तैयार हो जो पार्टी की गाइडलाइन को और पार्टी की लीडरशिप के प्रति समर्पित हो। तो बड़ा अच्छा रिजल्ट है। गांव-गांव तक आज़ाद समाज पार्टी का नाम पहुंच गया है। लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में बड़े बड़े ऐड देते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन और सब चीज़ें, बड़े बड़े फ्लैक्स लगाते हैं, हम पे वो तो नहीं है। तो सस्ते संसाधनों पर राजनीति करना सीख लिया। गाँव-गाँव तक हमारी बात गई है। हमारे वर्करों ने धूप में, आंधी तूफान में साइकिल चला के साबित कर दिया कि वो पार्टी में निष्ठा रखते हैं और इस बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का सिद्धांत है, उसको वो कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। लेकिन अभी यूपी में तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो है वो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय हो गया है, बदल गई है विचारधारा, उस पर भी नज़र रखते हैं? देखिए, ये व्यक्तिगत नहीं है कुछ भी, ये विचारधारा के साथ। बाबा साहब अम्बेडकर कहाँ पैदा हुए, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले कहाँ पैदा हुए, पेरियर रामास्वामी नायकर कहाँ पैदा हुए, नारायण गुरु कहाँ पैदा हुए, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, रामस्वरूप वर्मा जी कहाँ पैदा हुए, मान्यवर काशीराम कहाँ पैदा हुए। व्यक्ति जब उस चीज़ को समझता है और जब उन सिद्धांतों पे, ये लड़ाई है ना, राजनीतिक लड़ाई नहीं है। सत्ता तो हमारे महापुरुषों ने बताया कि एकमात्र साधन है उस व्यवस्था को परिवर्तन करने का जिससे गैर बराबरी और ये तमाम तरह की परेशानियाँ खड़ी हुई है। तो मैं समझता हूँ जिन्होंने बदली है, समाज उनसे खुद ही जो है हिसाब करेगा। हम तो आज भी वहाँ खड़े हैं जहाँ मान्यवर काशीराम साहब छोड़ के गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि भाई
साइकिल यात्रा काशीराम साहब तब करते उन पर संसाधन नहीं थे, और संसाधन है, संसाधन होते भी क्यों कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मूवमेंट तो वहीं खड़ी है जहाँ काशीराम साहब छोड़ के गए थे, उससे भी पीछे चली गई है। उस मूवमेंट को वापस ज़मीन पे ला रहे हैं और उसको चलने के लिए साइकिल के पेडल लगा रहे हैं। अभी नया प्रोग्राम जो है लेके आ रहे हैं, और उसको इस महीने पूरा संगठन का कार्यक्रम चलेगा, कार्यकर्ता में कैडर का निर्माण। क्योंकि मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हमारे पास ऐसे जो है ना ट्रेनिंग देने वाले और ट्रेनर तैयार हो जाएं, जो गांव-गांव में जाके समझा सकें। एक एक व्यक्ति पूरे गांव के जो उनके मन में सवाल है उनका जवाब दे सके, और उनको अपनी बात को, अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी को समझा सकें। उनकी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जिस तरह के भ्रामक बीजेपी के लोग आने वाले चुनाव में काम करेंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग जिस तरह से फाइट से ही बाहर कर देंगे, जो बहुत अच्छा प्रत्याशी होगा मेहनती पे उसको फाइट से बाहर कर देंगे मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग, यही दिखाते ही नहीं है, वो बोलेंगे कांग्रेस बीजेपी और ये। हाँ, ऐसा मैंने देखा ना कुछ चुनाव में। फिर मैंने नोटिस किया कि उसके लिए चाहिए मजबूत वर्कर, जो गांव-गांव स्तर पे, अब तो जो गांव में रहने वाले लोग हैं, शहर में भी टीवी पे जो दिखता है अखबार में उसको सच मान लेते हैं। तो हम वो जब मेन स्ट्रीम मीडिया और तमाम तरह के जो हैं सरकारी तंत्र के दबाव में तमाम तरह की झूठी सच्ची खबरें चलेंगी, तो उस समय हमारी वर्कर ही हमारी जो है सबसे बड़ी ताकत होंगी बूथ पे। तो वर्कर का निर्माण बूथ कमेटी, ब्लॉक कमेटी, विधानसभा कमेटी, जिला कमेटी, मंडल कमेटी, संभाग कमेटी, प्रदेश कमेटी, इस पे पूरा काम चल रहा है। 1 महीना गांव-गांव स्तर पे जो साइकिल यात्रा में लोग तैयार हुए, हर गांव से 10-20 नंबर कॉन्टैक्ट उन्होंने तैयार किए हैं। अब उनको कलेक्ट करके अब उनको जिम्मेदारियां लगाई जा रही। इस महीने वो चलेगा, और मुझे उम्मीद है कि जो अगला महीना सितंबर का, उस सितंबर के महीने में उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई क्रांति, एक नई ऊर्जा जन्म लेगी बहुजन मूवमेंट को लेके। उसकी तैयारी हो चुकी है। हर महीने का प्रोग्राम पार्टी के पास सेटअप तैयार है। काम ही काम है। अगले 5-6 महीने आराम नहीं करना। आराम करेंगे तो फेल हो जाएंगे। फेल होने के लिए नहीं आए। हाँ, ये है कि नए, लेकिन इस काम में नहीं है। पार्टी नहीं है, चेहरे नए हैं, लेकिन इस काम में नहीं। ये काम तो 17-18 साल से माननीय काशीराम साहब के सिखा के गए थे, कर ही रहे हैं, सीख ही रहे हैं, और रोज़ नई चीज़ों सीख रहे हैं। अभी दिल्ली की जो घटना हुई 2-3 दिन पहले, उसको भी समझिए कि ये अन्याय अत्याचार तमाम तरह जारी रहेंगे जब तक काशीराम साहब रास्ता दिखाएं, जब तक आप शासक समाज नहीं बनोगे। और उसके लिए, क्योंकि अब जो समय है, तलवारों से, बंदूकों से कोई लड़ाई नहीं होती। ये लोकतंत्र है, जिसके पास वोट उसका राज। तो हमें वोट की वैल्यू समझाने के लिए अपने लोगों को तैयार करना है। वोट की कीमत, वोट की सुरक्षा, वोट से निर्माण और वोट का परिणाम, ये 4 चीज़ें लोगों की तैयार करनी है। और उनको बताना है कि अभी जो लोग फ्री और तमाम तरह की चीज़ें लेके आपके बीच आ रहे हैं, कल ये वोट का सौदा कर रहे हैं। अपनी वोट बेचनी नहीं है। वोट की सुरक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी है। मूलभूत सिद्धांतों पे वर्कर तैयार कर रहे हैं। वर्कर आप तैयारी कर रहे हैं, चुनाव जीतने के अकेले दम पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पिछली बार जब आपसे फ़ोन पर बात हुई थी तो आपकी तरफ से ये संदेश मिला था कि गठबंधन की भी बात हो रही है, कई दलों के साथ में, बीएसपी और समाजवादी पार्टी के साथ में बातचीत चल रही है। उसका कुछ परिणाम निकल पाएगा? कुछ कहाँ, किस लेवल पर पहुंची है, क्या स्तर पर है गठबंधन की बातें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें अभी भविष्य के गर्भ में क्या होगा। लेकिन आप लड़ने जा रहे हैं, किसी के भरोसे तो नहीं जाएंगे मैदान में लड़ने। आप अपने हथियार, अगर आप युद्ध के मैदान में गए तो अपने हथियार तो लेके चलेंगे। तो ये जो लोकतांत्रिक युद्ध है, इसमें तो हथियार जो है ना वो संगठन ही। तो हम अभी 403 विधानसभा में साइकिल यात्रा चली, यानी कि 403 विधानसभा में हमारे वर्कर, उन वर्करों की मेहनत से जो अब तैयार हो गया समाज, उस मास समाज को, जो बड़ा समाज तैयार हो गया, अब उसको वोट में तब्दील करने के लिए एक गांव में 2-2, 4-4 जो हैं वो बूथ कमेटी के सदस्य, 10 बूथ कमेटी के सदस्य वो तैयार किए जा रहे हैं। तो हम अपने दम पे तैयारी कर रहे हैं। भविष्य क्या होगा, किसके साथ गठबंधन होगा और नहीं भी होगा, क्या फ़र्क पड़ता है। हमें तो जाना है। हमें चिंता है बहुजन मूवमेंट की, हमें चिंता है उत्तर प्रदेश की, हमें चिंता है भारतीय संविधान की। तो हम तो अपना काम करेंगे। आज भी आप देख लीजिए, तमाम तरह की चीज़ें, महंगाई इतनी बड़ी है, विपक्ष कहाँ है। तमाम तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला यूपी में चल रहा है, कोई बोलने को राजी नहीं है। वो बच्चे लाठियाँ खा रहे हैं। तो राजनीति का मतलब ये नहीं है सुमित भाई कि इलेक्शन आया आप वोट मांगने चले जाओ। हम वो लोग हैं जो 5 साल फील्ड में रहते हैं। हम जनता के बीच में वोट मांगने के लिए सिर्फ नहीं जाएंगे, उनकी लड़ाई लड़ने और उनके सुख दुख में साथ खड़े होने। और हमने बहुत सारे लोग काम करना भी सिखा दिया, जो लोग घर बैठे हुए थे सोच के कि बस हम जाएंगे बस्तियों में, चुनाव के समय कहेंगे कि भाई हम आपकी पार्टी, वोट दे दो,
आज वो लोग फील्ड में जाकर सम्मेलन तमाम तरह की चीज़ें कर रहे हैं। आपको पता है ये बहुजन साइकिल यात्रा का परिणाम है कि लोगों को सम्मेलन और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं, क्योंकि उनको लगता था कि जनता पे के पास विकल्प नहीं है, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी ने विकल्प दिया उत्तर प्रदेश में, और हमें वोट भी मिली। जिला पंचायत के चुनाव में लोगों ने हमें वोट देके भी साबित कर दिया कि जो काम करेगा, जो फील्ड में रहेगा, जो चुनाव के समय नहीं, जब दलित बच्चों की हत्याएं होंगी, जब मुस्लिम बच्चों की मोब लिंचिंग होगी, जब जो है पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ 69 शिक्षक भर्ती में जातिगत जनगणना पे बात होगी, तो नेता चुप रहेंगे। तो वो विश्वास जो है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी, जैसे अभी नीट के मामले में दिल्ली में भीम आर्मी की टीम ने, आज़ाद समाज पार्टी की टीम ने ओबीसी आयोग का घेराव किया और उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि हम करेंगे। हमने खुद इस पर ज्ञापन दिए पूरे उत्तर प्रदेश में, और अब तो भारत बंद और तमाम तरह की चीज़ों पे हमारा वो चल रहा था। सरकार को संज्ञान लग गया तो पहले ही उन्होंने इसका लाभ लेने के लिए सब चीज़ें कर दी, वरना मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा मामला था कि सरकार को खींचती चुनाव के समय तक और इस पर जनता को गुमराह करके वोट का सौदा करती, लेकिन सरकार को ये निर्णय जल्दी लेना पड़ा। अब हमारी सारी एनर्जी जातिगत जनगणना पिछड़े वर्ग के लिए, जो एक बड़ा मामला है, वो होनी तो पीछे हट गए वो लोग, बोले अभी नहीं कराएंगे। कौन? मोदी सरकार 2018 में उन्होंने बोला था कि हम कराएंगे, और अब उन्होंने मना कर दिया कि नहीं कराएंगे हम। वो तो कभी करना ही नहीं चाहते। आरएसएस बीजेपी के लोग कब चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो? पिछड़े वर्ग के लोगों को अगर अपनी ताकत पता लग गई तो फिर वो सत्ता से दूर क्यों रहेंगे? वो फिर संसाधन और जो उनके हिस्सेदारी बैठे उससे दूर क्यों रहेंगे? तो पता कैसा लगेगा जब जनगणना होगी? भाई आप कहते हो कि हम इतने उनके लिए नीतियाँ बना रहे हैं, तो नीतियाँ बनाने से पहले कि आपको उनकी संख्या की जानकारी है? उनको कितने संसाधन, कितनी नौकरी, कितने जो हैं ज़मीन, कितनी सुविधाएं आपने दी है, इसकी जानकारी है? आपको है ही नहीं। तो आप जो धोखा कर रहे हैं, जहाँ भारत में कुत्ते बिल्लियों तक की भी गिनती होती है, पशुओं की भी गिनती होती है। मैं दलित समाज से आता हूँ, दलितों की गिनती होती है, शेड्यूल ट्राइब की गिनती होती है, लेकिन मैं तो पिछड़े वर्ग के लोगों की मूवमेंट के हिसाब से, भाईचारे के हिसाब से और वास्तविकता में सामाजिक न्याय के अनुरूप मैं तो पिछड़े वर्ग के लोग गिनती की मांग कर रहा हूँ। हमें क्या दिक्कत है? हमारी तो हो रही है, लेकिन मैं क्यों मांग कर रहा हूँ? क्योंकि अभी पिछड़े वर्ग के लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं हुए। उनको सचेत करना पड़ेगा। पहले मान्यवर काशीराम साहब ने गांव-गांव जाके किया। मंडल कमीशन आप समझते हैं, 45 दिन बोट क्लब पे काशीराम साहब ने धरना दिया। इतनी साइकिल यात्रा निकाल के 4200 किलोमीटर जनता के बीच में संदेश पहले से उन्होंने प्रसारित किया कि भाई देखिए, आप अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो जाइए। नीट के मामले में साइकिल यात्रा के जरिए हमने गांव-गांव जाके पिछड़े वर्ग के लोगों में सम्मेलन कर करके ये बात रखी कि भाई आप ये बताइए, धर्म तो बहुत अच्छी बात है, धर्म आधारित वोट तो दे रहे हैं, लेकिन आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा? 69,000 शिक्षक भर्ती में यूपी के अंदर 6,000 सीटें कौन खा गया है? और ये तो वो है जो खुल गया, और कितनी वैकेंसी में वो हुआ होगा? आपके बच्चों की हड्डियाँ तोड़ी जा रही है, मुख्यमंत्री धमकी दे रहा है, तो आप लोग क्या कर रहे हो? उन्होंने धमकी दी आपके ट्वीट पे कि जो है किसी के बहकावे में ना आए, संपत्ति जब्त कर लेंगे। संपत्ति तो बहुजन समाज है, अब तो उन्होंने जब्त किया, वापस ले रहा हूँ उनसे। वैसे धमकी वमकी से नहीं डरता, मुख्यमंत्री मुझे जानते हैं। मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने NS से झेली है 11 महीने, जो 16 महीने जेल में रहा। जेल से ज़्यादा वो कुछ कत्ल ही तो करवा सकते हैं। तो मैंने तो उस दिन भी उनको जवाब लिखा था कि संपत्ति भी जब्त कर लो, सब कुछ जब्त कर लो, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में ये अधिकार जो छीन लिया है तो देना पड़ेगा। ये वैकेंसी तो वापस करनी पड़ेगी। बाबा साहब, ये बाबा जी, ये तो जान लो। तो बाबा जी उस दिन सफाई क्यों दे रहे थे अपने ट्विटर हैंडल पर? और रात को 11 बजे एक बड़ी जो है पिछड़े वर्ग के एक नेता, जिन्होंने जो मिनिस्टर भी बनी है अभी तो आया, उन्होंने 11:15 बजे ट्वीट क्यों किया रात को? उनको जो अधिकार उन्होंने छीने वो देने पड़ेंगे। और योगी जी याद रखें, ये लोकतंत्र है। उनकी तो भाषा शैली ऐसी है जैसे कोई गुंडा वाली बात कर रहा हो। हमने तो ये नहीं सीखा है। हम तो जैसे को तैसे की बात करते हैं, जो जैसी भाषा में बोलता है उसको वैसे फिर समझाते हैं। तभी मैंने कहा कि धमकी वमकी से नहीं डरते हैं बाबा जी, डरते हैं तो भारतीय संविधान से। बुरा से बुरा करते नहीं है, संविधान के खिलाफ जाते नहीं। मेरे दो छोटे छोटे आखिरी सवाल। आप लोग मुद्दों पे बात कर रहे हैं कि मुद्दों पे, शिक्षा पे, रोजगार पे, बहुजन समाज के हितों से जुड़े हुए मसलों पर हम जो हैं लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन दूसरी वैचारिकी जो है वो मंदिर पे, मस्जिद पे, हिंदू मुसलमान और अपने एजेंडे पे लड़ाई। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से माहौल यूपी की सियासत में बन रहा है, तो ऐसा नहीं लगता है कि चुनाव के वक्त तक वो जो जहर है वो ज़्यादा फैलेगा और नफ़रत के नाम पर हो सकता है कि फिर चुनाव की दिशा जो है वो दूसरी तरफ करने की कोशिश हो? आप मुकाबला कर पाएंगे? क्योंकि वो तो दूसरी तरीके से लड़ रहे हैं, मुद्दों पे तो बात ही नहीं। जब कुछ भी संतान नहीं थे तब कान्या और काशीराम साहब ने इससे भी बड़ा आंदोलन 92 में चल रहा था, उसको धराशायी कर दिया था। अब तो हम पे संसाधन हैं। पिछले लोग काशीराम साहब तैयार करके गए हैं, नए लोग हमने तैयार किए हैं।
बहुजन समाज में बल है। देखो इस सारे उसकी ना नफरत के इस आंधी की काट है बहुजन समाज, और बहुजन समाज में वास्तविक भाईचारा, उसका निर्माण हम लोग कर रहे हैं। वो तब होगा जब हम एक दूसरे के मुद्दों पे बात करेंगे। दलित अपने मुद्दों बात करेगा तो पिछड़े वर्ग के लोगों में उनके प्रति मुझे लगता है कि उनको नहीं लगेगा कि ये उनके हितैषी हैं। हम पिछड़े वर्ग के मुद्दों पे इसलिए बात कर रहे हैं कि पिछड़े वर्ग के लोगों को ये एहसास हो जाए कि सामाजिक न्याय में, वास्तविकता में उनकी लड़ाई लड़ने के लिए कुछ लोग मैदान में, और वो चाहते हैं उनको अधिकार मिले। ये आंदोलन ही ना, जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पर टिका हुआ है। ये आंदोलन ही जो है बराबरी की बात करता है, हकमारी की बात नहीं करता है। तो बहुजन आंदोलन अगर मजबूत होगा तो उनकी सारी वो नफरत की आंधी धरी रह जाएगी। और हम काशीराम साहब के चेले हैं, असली, नकली नहीं। तो देखिए उस जिस विचारधारा को काशीराम साहब जहाँ से निकाल के लाए, जिन्होंने इस देश में गैर बराबरी और तमाम तरह की व्यवस्था को बल दिया, जिनकी वजह से आज भी हम IPS IAS बन जाते हैं, जाति नाम की सीढ़ी को नहीं काट पाते हैं। जहाँ आज भी गैर बिरादरी में शादी करने पे हत्या हो जाती हैं, तमाम तरह के और चीज़ें होती हैं, सामाजिक बहिष्कार होता है, अपराध होते हैं, वहाँ उस जगह पे आज उस आंदोलन को जंग लग गया है। आज उनका मंच मैंने आज ही देखा, सुंदर मंच था। एक तरफ हनुमान जी गदा पकड़ा रहे थे और एक तरफ जो है श्री राम वो लेके खड़े थे, धनुष बाण। तो मुझे एहसास हुआ कि काशीराम साहब अगर देखते आज तो खूब रो रहे होते, चिल्ला रहे होते। कहा कि मैं कहाँ से कहाँ निकाल के लाया इस व्यवस्था के खिलाफ। 1848 में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने हमें तैयार किया, फिर छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, फिर तमाम महापुरुष, फिर मान्यवर काशीराम साहब। कहते हैं कि मिशन है, और राजनीतिक अपने वजूद को बचाने के लिए चरणों में पड़ गए। ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन वोट के लिए तो करना पड़ेगा। मोदी ने तो पैर धो दिए थे, वोट के लिए तो उनको करना पड़ेगा ना। वो क्या उन्होंने अपने सिद्धांत छोड़े? RSS BJP कितने लंबे समय तक सत्ता में नहीं रही? क्या उन्होंने वो जहर फैलाना, दलित पिछड़ों के अधिकारों के खिलाफ साजिश करना, क्या उन्होंने इस गैर बराबरी पर आधारित व्यवस्था को काटने का कोई प्रयास किया? वो लोग इसीलिए जिंदा रहे कि वो अपने सिद्धांत पर खड़े रहे। हम लोग इसलिए जीरो चले गए कि हम उनकी नकल करने के चक्कर में अपनी वास्तविक मुद्दों को छोड़ बैठे। ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ एक नारा आया था, मिले मुलायम काशीराम, जय श्री राम। जय श्री राम। अब तो जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। आप उसकी हालत देखिए। मुझे उन पर कोई टिप्पणी नहीं करनी, क्योंकि मुझे लगता है कि टिप्पणी करने से काम नहीं चलेगा। आज वो भी उन्हीं की देर से हो गए ना, तो मिशन नहीं बचा ना भाई। आपने अभी कहा कि भाई राजनीति करने के लिए करना पड़ेगा। हाँ, राजनीति अगर अपने विचारधारा समझौता करके करनी है तो कीजिए, लेकिन यहाँ तो लड़ाई विचारधारा की है, हम नहीं छोड़ सकते हैं। करेंगे। काशीराम साहब का सपना अधूरा आज़ाद समाज पार्टी करेगी पूरा, बाबा साहब का सपना अधूरा भीम आर्मी करेगी पूरा। मेहनत करेंगे, नए लोगों को तैयार करेंगे, समाज में लीडरशिप डेवलप करेंगे और मुद्दों की बात करेंगे, और ऐसे मुद्दे जो आम आदमी को प्रभावित करते हैं उन पे काम करके दिखाएंगे। मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आप, यूं तो लोकप्रियता आपकी टाइम्स मैगजीन तक है, और लेकिन युवाओं में खासकर एक बहुत आपको लेके लोकप्रियता है, क्रेज़ हम देखते हैं लगातार आपके आंदोलन में या धरनों में। एक युवाओं के बीच से ही BSP से आकाश आनंद एक निकल के आ रहे हैं। बहन जी के भतीजे हैं, अभी उन्होंने मीटिंग भी की और युवाओं के साथ संवाद भी शुरू किया। तो लग रहा है कि वो कुछ युवाओं को जोड़ पाएंगे पार्टी से। उनको किस तरीके से देखते हैं आप? मैं अपनी पार्टी के बारे में तो सुमित भाई बता सकता हूँ। युवाओं के बीच बीच से कोई निकल के नहीं आ रहा है, अपने घर से निकल के आ रहा है और घर से ऑफिस तक आ रहा है। जब जाएंगे धरातल पे तो एहसास हो जाएगा। 45 डिग्री टेम्परेचर में जब आदमी ज़मीन को छूता है ना। मैं अभी एक आंदोलन में शामिल हुआ दिल्ली में, जहाँ 9 साल की बच्ची के जब ऊपर से सूरज की धूप आती ना, अच्छे की चर्बी जो है ना वो गर्म हो जाती। अभी आएंगे, अभी तो जो है ना विरासत की मिली राजनीति पे नेता हैं, अभी आएंगे ज़मीन पे, काम करेंगे तो पता लग जाएगा। काशीराम साहब कहते हैं आंदोलन से नेता पैदा होता है। बाबा साहब का एक सिद्धांत था कि अब राजा जो है वो रानी के पेट से तैयार नहीं होगा। अब तो दोबारा से उन्होंने सारे सिद्धांत बदल दिए हैं। अब तो राजा दोबारा से रानी के पेट से तैयार हो रहा है। तो बाबा साहब के मूल मंत्र को गलत साबित किया जा रहा, नहीं होने देंगे। उनको अपनी पार्टी काम करना चाहिए, मेरी मंगल कामना है उनके लिए। हम आज़ाद समाज पार्टी को देश की सबसे बड़ी पार्टी बनाने के लिए दमखम लगाएंगे। युवाओं में लोकप्रियता इसलिए है कि हम लोग सड़क पे काम करते हैं, और मैं उस पार्टी का नेता हूँ जिस पार्टी के लोग रात में एक दिन में और या रात में एक टाइम भूखे सोते हैं, लेकिन स्वाभिमान को गिरवी नहीं रखते, बेचते नहीं हैं, ना दलित समाज के वोटों का सौदा करते हैं।
और ना ही जब अन्याय अत्याचार होता है तो वो घर में सोते हैं, लड़ते हैं। तो ये समाज बलशाली है और आशावादी भी, कभी इधर उधर नहीं हुआ है। अब उसको प्रयास कर रहे हैं दोबारा से इकट्ठा करने का। इस बार लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि विकल्प है आपके पास, जो अच्छा काम करे आप उसके साथ खड़े होके। गरीबों को भी बल देना चाहिए। अगर राजनीति में अमीरों के अमीर लोग रहेंगे तो उस सिद्धांत को भी हो जाएगा कि भाई लोकतंत्र में अंतिम व्यक्ति की वोट की वैल्यू होती है, ये भी जीरो हो जाएगी बात। ऐसे तो फिर अमीर ही रह जाएंगे, गरीब कहाँ रहेंगे राजनीति में। तो बाबा साहब ने तो वोट का अधिकार इसलिए दिया कि गांव देहात में रहने वाला, जिसके सर पे छत भी नहीं, वो भी एक सपना देख के लोगों को तैयार करके आगे बढ़ के अपन समाज के लिए कुछ करे। उसको इस कॉरपोरेट सेक्टर की राजनीति ने, पैसे की राजनीति ने दबा दिया। तो सस्ते संसाधनों पे गरीब आदमी कैसे नेतागिरी करके आगे बढ़ने का अवसर मिलने के बाद समाज का भला करेंगे, वो तैयार कर रहे हैं। अभी तो आप देखें ना, कहते तो था कि 90% जो आय है, 90% जो पूंजी है उस पर 10% लोग काबिज हैं। तो यानी कि 90% लोग तो अपने ज़िंदगी को सर्वाइव करेंगे किस तरह। उन 90% लोगों में अभी जो राजनीतिक व्यवस्था 2-4 करोड़ रुपए खर्च करके राजनीति करने लोग, कितने लोगों की क्षमता है। तो मैं समझता हूँ कि उन जो जिनमें काबिलियत है वो इस घनघोर बादल, पैसे के बादल के नीचे दब ना जाए। इसलिए बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाना सिद्धांत के रूप में ज़रूरी है, करेंगे, जिससे कि कोई सीबीआई ईडी वाला, इनकम टैक्स वाला हमारे नेता गला पकड़ के उससे अपनी मर्जी जो है ना काम ना करवा ले। और समाज हित सर्वोपरि है। कल अगर मैं तो समाज से भी कहूँ, कल चंद्रशेखर अगर अपने मूलभूत सिद्धांतों को छोड़ता है तो समाज को उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं है, ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये तो सदियों से आंदोलन चला आ रहा है। लड़ाई विचारधारा की, लड़ाई जो है अधिकारों की। तो जब तक लड़ता रहे तब तक साथ दीजिए। मैं तो सारे बहुजन नेता नेत्रियों का सम्मान करता हूँ जिन्होंने जो भी थोड़ा भी काम किया हो, क्योंकि बेसिकली हैं तो हमारे। जय भीम। जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे चंद्रशेखर आज़ाद और उन्होंने बहुत बेबाकी से अपने सवालों के जवाब दिए। आपका इस इंटरव्यू के बारे में क्या कहना है, कमेंट के जरिए अपनी राय ज़रूर दें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रही हैं मेरी सहयोगी अजरा परवीन। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।